एक बार सभी बच्चों को रोहित सर का नमस्ते। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आइए। आज की क्लास जो है वो कौन सी क्लास है बेटा? रसायन विज्ञान की क्लास है और कक्षा 10 के बच्चों की है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, आप पहले पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पहले पाठ का नाम क्या है? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। और टॉपिक क्या है बेटा? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। इसके पहले भी ये वीडियो पार्ट 2 करके बन के आई थी, जिसमें वो वीडियो किसी के टेक्निकल इशू के कारण कट गया था। ठीक है, तो कुछ छूट गया था, उसी के आगे आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है बेटा? भाग आपका 3 है। ठीक है, तीसरा पार्ट है। और ये क्लास आपको कहाँ पे मिल रही है? रोहित केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब पर मिल रही है। बाकी तो आप हमें पहचान ही रहे हैं, ये आपके बुधप्री सर हैं जो फिजिक्स और मैथ के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा, जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको पढ़ने का हम आगे प्रयास करेंगे। हमारा ये, ठीक है, देखिए, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। पहले जानते हैं बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ये हम पहले नंबर में पढ़ेंगे। कह रहा है किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान, ना बेटा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। कोई भी रासायनिक अपक्रिया जब आप कराते हैं तो उस रासायनिक अपक्रिया में ना तो आप द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को आप नष्ट कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है? आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि उसे हम, हाँ, एक चीज ये हो सकता है, उसको एक रूप से बेटा दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, जो उसके द्रव्यमान हैं उनके द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये कैसे है सर? आइए हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, इसका सूत्र अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमारे उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। हमारे अभिकारक के जो द्रव्यमान होते हैं हमारे उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो उसमें ना तो द्रव्यमान आप उत्पन्न कर पाएंगे ना ही नष्ट कर पाएंगे, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके सूत्र में क्या लिखा जा सकता है? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान समान रहता है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार में करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यहाँ से आप अपने नोट्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझते हैं, आइए समझाते हैं। देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि ये H2 है और आपने O2 के साथ इनकी रिएक्शन कराई, तो ये क्या बन गया बेटा? H2O, ये बन गया। क्या ये जो इस समय समीकरण दिया गया है, ये समीकरण संतुलित है? नहीं संतुलित है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो इसको संतुलित करने के लिए 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 करने के लिए हम क्या करते हैं? इनके मोल को ऐसे बढ़ा देते हैं। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4, तो यहाँ भी क्या करते हैं बेटा? H2 ऐसे करके और इस जगह पे O2 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी कैसी थी बेटा? असंतुलित समीकरण थी। असंतुलित समीकरण। ये कैसा है? हमारा असंतुलित समीकरण है। ये हमारा कैसा है बेटा? ये हमारा संतुलित समीकरण है। ये हमारा कैसा है? संतुलित समीकरण है। अब देखते हैं क्या इसमें हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। भाई देखो, देख लेते हैं। ये दोनों चीजें जो हैं, जो अपक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, उस चीज को आप क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? अभिकारक कहते हैं। जो अपक्रिया के दौरान बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे इनके द्रव्यमान को चेक कर लो। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। इसके नीचे क्या लिखा है? 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इनके मोल कितने हैं? 2, तो आप पूरा ऐसे ब्रैकेट करके 2 कर सकते हैं। तो 2 एक 2 और 2 का गुणा बाहर 2 से करोगे तो कितना आएगा? 4। मतलब यहाँ पे 4 ग्राम आपका क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन कितना है बेटा? आपका ऑक्सीजन का भार 16 होता है। 2 बार है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, मतलब 32 ग्राम। 4 ग्राम ऑक्सीजन हमारे 4 ग्राम हाइड्रोजन हमारे 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। और बनाता कितना है ये देख लेते हैं।
यहाँ पे हाइड्रोजन का भार कितना होता है बेटा, एक, कितनी बार है, यहाँ पे नीचे 2 लिखा है, प्लस ऑक्सीजन का भार होता है 16। इसके नीचे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। और आगे क्या लिखा है बेटा, 2 मोल, आप ऐसे लिख देंगे। अब देखो 2 एकन्नम 2 और 16 एकन्नम 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 36 ग्राम आ जाएगा। मतलब हमारा उत्पाद जो है वो, जो हमारा उत्पाद बना हुआ है वो कितने ग्राम का है बेटा, 36 ग्राम का है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, जो हमारे अभिकारक में भाग ले रहे थे वो कितने ग्राम है, ये देखो 32 ग्राम ये है और 4 ग्राम ये है, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये भी कितने हो जाएंगे, 36 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों 36 ग्राम जो थे, इसमें एक 32 एक 4 ग्राम है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अपक्रिया करने के बाद एक हो गया। तो हमने यही लिखा था द्रव्यमान संरक्षण में कि उनको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 36 ग्राम हो जाएगा। तो हमारे अभिकारक की तरफ भी 36 ग्राम है, हमारे उत्पाद की भी तरफ क्या है बेटा, 36 ग्राम है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को भी आप और भी नोट कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि बेटा यहाँ पे लिखा है N2 है और ये मैंने लिख दिया बेटा H2 है, डैश करके मैंने लिख दिया यहाँ पे NH3 है। पहला काम तो ये भी हमारी समीकरण संतुलित नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे इनके मोल को बढ़ा देंगे, क्या लिखेंगे 2NH3। अब यहाँ जैसे 2NH3 करेंगे तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन नहीं है, 2 6, तो यहाँ क्या लिखते हैं बेटा 3H2, ये भी आपका संतुलित हो गया। अब इन दोनों का द्रव्यमान जो होगा इनके द्रव्यमान के बराबर होगा। आप द्रव्यमान निकालना जानते हैं, आप निकाल सकते हैं। देखो बेटा, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बेटा, 14 होता है। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब जो जितनी बार है आप उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, जो अगली आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम उस वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो उसके नीचे की लाइन कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, अब संतुलित रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, ये चीजें हैं। तो यहाँ लिखा है जिस रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु, क्या लिखा है बेटा, हर तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर हमारे अभिकारक और उत्पाद, क्या चीज, हमारे अगर अभिकारक और उत्पाद मतलब रिएक्शन में भाग लेने वाले और रिएक्शन में बनने वाले दोनों तरफ अगर तत्वों की संख्या बराबर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वो रिएक्शन या वो समीकरण हमारी कैसी है, संतुलित समीकरण है। ठीक है, अब आगे देख लो, ये भी चीज आपको समझाते हैं, देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे हम कह दें कि रासायनिक अपक्रिया में हमारे कौन भाग ले रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया CH4 है, मेथेन है, ये हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और ये बना लेते हैं क्या बेटा, CO2, और यहाँ पे क्या बन जाता है आपका H2O बन जाता है, इस तरह से। ठीक है, आपने ये पढ़ा। ठीक है, अपक्रिया में भाग लेने वाले ये दोनों हैं और अपक्रिया के दौरान बनने वाले कौन है, ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे उत्पाद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उत्पाद। और ये हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, ये हमारे अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ठीक है, तो अब ये समीकरण क्या अभी संतुलित है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इनको 4 करने के लिए क्या करेंगे, क्या ऐसी संख्या से गुणा कर दे कि यहाँ 4 हो जाए। तो आप क्या लिखते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं 2H2O, ऐसे। देखिए ये आपके 4 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद का हम देखते हैं। देखो अब यहाँ पे 4, ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ 2 था और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये भी 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 4 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ 4 बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे 2O2। यहाँ भी कार्बन 1 है तो हमको यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और इस जगह पे आप ऐसे इस चीज को CO2 के रूप में लिख सकते हैं। ये समीकरण कैसी हो गई, हमारी संतुलित समीकरण है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 4 है, दोनों हमने दोनों तरफ हर मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हमने क्या किया, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या कर दिया बेटा, बराबर कर दिया। अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर आप बराबर कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बातें समझ में। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। जैसे हम
अभी इसके पहले पढ़ें, क्या पढ़े हैं बेटा, हमने पढ़ा कि H2 है और यहाँ हमने O2 लिखा और डैश करके हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, H2O लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको जब आप संतुलित करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं सर ये 2H2O और ये क्या लिखा जाता है बेटा, H2 प्लस में क्या लिखते हैं हम यहाँ पे O2, ये भी हमारा संतुलित है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उनकी अवस्था को उनके साथ भी लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन आपका गैस है तो आप इसके नीचे जी का इस्तेमाल करेंगे, ये भी गैस है, जी का इस्तेमाल करेंगे। H2 आपके तरल पदार्थ है, आप L का इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको बताया था कोई भी ठोस पदार्थ होता है उसके लिए S का इस्तेमाल करते हैं, द्रव या तरल होता है तो L का इस्तेमाल करते हैं, अगर गैसीय फॉर्म में है तो उसको गैसीय अवस्था में है तो जी का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो जलीय विलयन है तो A और Q मतलब एक्वस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने उनके उनके सूत्रों के नीचे ये चीज़ें हम ब्रैकेट में क्या करते हैं बेटा, लिख देते हैं। जैसे ये मेथेन है, मेथेन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, ये भी आपका कैसा है, गैस के फॉर्म में, ये भी कैसा है बेटा, आपके गैस के फॉर्म में। यहाँ का जो H2O होता है ये भी गैसीय फॉर्म में होता है, ना कि तरल के फॉर्म में होता है। जब मेथेन को जलाया जाता है तो वहाँ से वाष्प के रूप में निकलता है H2O, तो किसके फॉर्म में होता है, गैस के ही रूप में होगा। ठीक है, तो आइए ये टॉपिक आपको समझ में आया, उसके आगे पढ़ते हैं। देखो उसके आगे क्या दे रखा है, उसके आगे इन्होंने ये दे रखा है, नोट पॉइंट में हमने एक चीज़ लिखा है बेटा, बहुत अच्छी चीज़ है, ये जरूर आप एक बार देखिए। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में इन्होंने ये दे रखा है, पढ़ते हैं नोट पॉइंट में। ये वर्ड ये निकल करके आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि अवक्षेप किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा होता है कि अवक्षेप किसे कहा जाता है। देखिए रासायनिक समीकरण में जो ठोस बनकर नीचे बैठ जाता है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया जब आप कराते हैं तो जो उत्पाद बनते हैं, उत्पाद की तरफ अगर कोई भी हिस्सा उसका ठोस बनकर के नीचे बैठ जाता है तो उसे हम किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ऐसे इस तरह के चिन्ह के द्वारा हम उनको प्रदर्शित करते हैं, ऐसे नीचे की तरफ एरो लगा रहता है। ठीक है, अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद की तरफ आपको इस तरह का एरो लगा दिख रहा है तो इसका मतलब वो कोई ठोस पदार्थ है जो नीचे की तली में जाकर के बैठ जाता है। तो इससे हम इसकी क्या करते हैं बेटा, पहचान करते हैं, ये पहचान है। ठीक है, कैसे हम पहचानते हैं कि इसमें अवक्षेप है। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया में जो ठोस बनकर नीचे बैठ जाते हैं इसे ठोस बनकर बैठ जाते हैं उसे अवक्षेप कहते हैं। इसे इस चिन्ह मतलब नीचे के डायरेक्शन से पहचाना जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, अगला सवाल जो है आपका ये है, ये इसमें भी एक स्टार पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये भी हमारा क्या होगा, एक स्टार ही पॉइंट होगा। कह रहा है किसी नहीं दिया है बेटा, जब किसी समय मतलब जब किसी, ऐसा एक वर्ड आप यहाँ वर्ड जोड़ सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, जब समीकरण में गैस का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है बेटा, गैस का, तो उसे हम किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ एरो। अगर कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए और उस रिएक्शन में ऊपर का तरफ तीर का डायरेक्शन लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें क्या बन रहा है बेटा, गैस बन रहा है, और नीचे की तरफ अगर तीर का डायरेक्शन है तो इसमें क्या हो रहा है, अवक्षेप आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये दोनों, और इनको पहचानते कैसे हैं, अगर अवक्षेप वाला है तो तीर नीचे रहेगा, अगर ऊपर है तो इसका मतलब ये गैस है, ये हमारा अवक्षेप है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारे दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा था संतुलित रासायनिक समीकरण, लेकिन हमने असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा नहीं। मैंने बता तो दिया था कि ये हमारे असंतुलित रासायनिक समीकरण है, बट हमने उसकी डिफिनीशन आपको बताई नहीं थी। तो डिफिनीशन यहाँ देख लेते हैं, डिफिनीशन क्या कह रहा है। जब किसी रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ, क्या बेटा, दोनों तरफ मतलब अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको एक नाम से जाना जाता है, इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, एक कंकाली समीकरण कहते हैं। सपोज देन, जैसे एक एग्जांपल भी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये N2 है और ये आपका H2 है, और अपने डैश में करके क्या लिखा है बेटा, NH3। क्या ये समीकरण संतुलित है, नहीं संतुलित है, क्योंकि यदि हमारे अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हमारे परमाणुओं की संख्या क्या है बेटा, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी समीकरण होगी, एक कंकाली समीकरण भी इसे कह सकते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, असंतुलित समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण क्या है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बच्चों को पता नहीं होता है। क्वेश्चन ये है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से, क्या चीज बेटा, रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम मैग्नीशियम
रिबन को रेगमाल से हम जलाने से पहले, जब इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से पहले इसे हम रेगमाल से साफ क्यों करते हैं, इसका कारण पूछा है कि रेगमाल से हम क्यों साफ करते हैं। बेटा इसलिए साफ किया जाता है कि जो हमारी ये मैग्नीशियम होती है हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफ़ेद लेयर बना लेती है, जिसके कारण ये फिर दोबारा हमारे ऑक्सीजन, मतलब हमारे मैग्नीशियम हमारे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ जलने में एक अवरोध उत्पन्न करती है, एक बाधा उत्पन्न करती है, जो आसानी से नहीं जलती है। वही उत्तर भी यहाँ लिखा गया, आंसर भी हमने आपको दे रखा है। कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को रेगमाल, क्या चीज बेटा, रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि उस पर उपस्थित सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनता है ये किस तरह का होता है, सफेद लेयर बना लेती है, मतलब परत से परत बन जाती है, उसे जलने में क्या करती है बेटा, अवरोध उत्पन्न करती है, एक बाधा उत्पन्न करती है। कौन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, रेगमाल से साफ करते हैं वायु में जलाने से पहले। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक हो गया। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है एक बार हमें आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। देखिए ये भी कुछ क्वेश्चन है आपके, ये भी आपके क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है बेटा निम्न, ये क्या लिखा है, निम्न। निम्न रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जब कभी सवाल आपको इस तरह से देता है और कहता है कि इनके संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, तो बेटा ये जो आपके लिखे गए सवाल हैं ये आपके कैसे हैं बेटा, शब्द समीकरण है। ये कैसे हैं बेटा, आपके शब्द समीकरण, इन्होंने शब्दों में दिया है और आपसे कह रहे हैं कि इनको संतुलित में, इनको इनके रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए। भाई शब्द समीकरणों को हम कैसे संतुलित करेंगे, और जब कभी शब्द समीकरण आपको दिया जाए तो पहले आप उनके शब्द जो लिखे गए उनके सूत्र को लिखिए और सूत्र को सही से लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्लोरीन इन्होंने लिखा है तो हम इनको Cl2 लिखेंगे। डैश करके इन्होंने कहा है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, मतलब ये हमारा HCl बनता है। क्या बनता है, HCl। अब ये जो इन्होंने लिखा है ये आपका शब्द समीकरण है। ठीक है, एक ऐसा है शब्द समीकरण। अब इसको संतुलित करना है, देखो यहाँ पे H2 कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, तो आप यहाँ मोल ऐसे डबल कर दीजिए, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, मतलब क्लोरीन भी हमारे 2 गए और हाइड्रोजन भी हमारे क्या हो गए, 2 हो गए। बेटा हम इनको आपको पहले ही बताए हैं कि हम हाइड्रोजन को इस तरह से ऐसे नहीं लिख सकते, जब भी हम लिखते हैं बेटा H2 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे गैस होते हैं, ये मुक्त अवस्था में आपके नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बेरियम क्लोराइड। बच्चों को ये नहीं पता होता कि बेरियम क्लोराइड होता क्या है, BaCl2, इसे हम क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है बेटा एल्युमिनियम सल्फेट, ये ऐसे लिखा जाता है Al2, और ये SO4, और यहाँ पे ऐसे 3 करके लिखा जाता है। और फिर ये कह रहे हैं कि रिएक्शन के दौरान ये दोनों आपस में जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है बेटा, बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4, और फिर इसके बाद प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड, मतलब Al, और ये Cl3 ये बनता है। अब आपके पास देखिए समीकरण आपका अभी संतुलित नहीं है, अब समीकरण को कैसे संतुलित करें। ठीक है, अब इसको संतुलित करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एल्युमिनियम कितना है, 2, तो क्या करें कि यहाँ 2 कर दें तो 2 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, लेकिन 2 3 6, क्लोरीन कितने हो गए, 6। अब क्लोरीन को 6 बनाने के लिए हमें यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 2 3 6 होगा। अब देखो Ba कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3। अच्छा ये ब्रैकेट वाली जो चीज SO4 है, इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, 3 लिखा है, मतलब SO4 कितनी बार है, 3 बार। अगर आप इस SO4 को देखेंगे तो इस SO4 के नीचे आपने कुछ नहीं लिखा है, अगर 1 मानेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करते हैं तो ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। ये भी आपका समीकरण संतुलित हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको देकर के इन्होंने रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, ठीक है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है जो इन्होंने शब्द समीकरण दिया है, इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, शब्द समीकरण दे रखा, और इन्होंने कहा है कि इनको ये समीकरण को संतुलित करिए, इनके समीकरण को आप संतुलित करिए, और किसके साथ बेटा,
उनकी अवस्थाओं के संकेत के साथ, आइए उनके अवस्था के संकेत के साथ हमें संतुलित करना है। कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड, मतलब जो हमारा ये Ba है और ये Cl2, ये अगर जल की बात कर रहा है तो मतलब ये एक्वस मीडियम में है, ठीक है। और फिर कह रहा है सोडियम सल्फेट, मतलब यहाँ पे जो हमारा लिखा जाए Na2SO4, ये कैसे हैं बेटा, एक्वस मीडियम में होंगे। कह रहा है सल्फेट्स के विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, यहाँ कह रहा है कि अघुलनशील बेरियम सल्फेट, मतलब ये जल में सॉल्बिल नहीं है, ये जल में सॉल्बिल नहीं है, नीचे की तरफ बैठ जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्रिया करने के बाद क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं बेटा, NaCl लिखते हैं। और अघुलनशील बेरियम सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, BaSO4 लिखते हैं, ठीक है। ये कैसा होगा बेटा, आपका सॉलिड होगा, ऐसे नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ये कैसा होगा, आपका A और Q एक्वस में होगा, ठीक है। ये हमने इनको सिंबल के साथ लिख दिया। फिर इसके बाद कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन तथा जल बनाते हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। पहले एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, सवाल को भी अगर लिखना है तो आप एक बार जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे की चीजें आपको बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा तेजी के साथ नोट करिएगा। चले, हो गया। आगे का सवाल देखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पे करा दें, दिख रहा है, देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम को हम कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसे Na से लिखते हैं। हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखा जाता है, O और H से लिखा जाता है। और ये कह रहा है कि का विलयन जल में, मतलब ये किस अवस्था में होगा, A और Q, मतलब एक्वस में होगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये भी कैसा होगा, A और Q, मतलब एक्वस में होगा। अम्ल के विलयन जल में, ये जल में मतलब ये दोनों जल में रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक्वस मीडियम में लिखा जाएगा, जलीय विलयन में हो रहे हैं। तो अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, ये दोनों जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, आपका NaCl बनता है। और इसके बाद कह रहे हैं कि ये हमारा H2O बन जाता है, ये जल। तो जो जल बन रहा है वो किस फॉर्म में होगा, तरल के फॉर्म में होगा। और ये कैसा होगा बेटा, A और Q एक्वस के फॉर्म में होगा। बात समझ में आई। हमने क्या लिखा बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहे थे, उनकी अवस्थाओं के संकेत, अवस्था के संकेत को हमने लिख दिया। अवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे अगर सॉलिड में है तो उसे S से लिखो, लिक्विड में है तो L से लिखो, गैस में है तो G से लिखो, अगर जलीय विलयन है तो AQ का इस्तेमाल करते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब इनको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, तो आप यहाँ मोल क्या कर देंगे बेटा, 2, ये आपका बैलेंस हो जाएगा, बाकी सारी चीजें बैलेंस ही है। ये इसका सूत्र ये होता है BaCl2, ठीक है। और इस जगह पे क्या है, NaOH है और HCl है। देखो अब इनको भी आपको बैलेंस करना है तो देख सकते हैं, हाइड्रोजन ये, ठीक है, ये तो समीकरण आपका संतुलित ही है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ये हमारा है, क्या है बेटा, ये रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा निकल कर आता है, सबसे पहले पॉइंट में हम लोग इसको पढ़ते हैं, किसको, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही निकल करके आता है कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में सबसे पहली हेडिंग आती है संयोजन अपक्रिया, ठीक है। तो ये क्लास आपकी हम यहीं पे रोक दे रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट टर्म पे इसी की क्लास करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी आप जब भी कोई चीज़ पढ़ा करिए तो रफ और किताब जरूर ले लिया करिए और उसमें मिला लिया करिए कि क्या ये सवाल हमारे मिल रहे हैं। और जो भी सवाल कराए जा रहे हैं बेटा, ये बोर्ड में आए भी हुए हैं, टॉपिक के साथ आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए मन लगा करके, जिससे आपका अच्छे से रिजल्ट आए हाई स्कूल में, ठीक है। सभी बच्चों को एक बार रोहित सर का नमस्ते, धन्यवाद।